नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। सीएम आवास पर टिहरे लोकसभा की समीक्षा बैठक शुरू हो गई और इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी और विधायकों के साथ टिहरे सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह भी मौजूद हैं। बता दें कि विधानसभा क्षेत्र पुरोला, गंगोत्री, घनसाली, टिहरे, धनौल्टी, विकासनगर, सहसपुर, रायपुर, राजपुर, देहरादून कैंट और मसूरी में गतिमान एवं लंबित कार्यों और विकासपरक योजनाओं की समीक्षा हो रही है। देहरादून के जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। दरअसल हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीते रोज केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जॉली ग्रांट हवाई अड्डे को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करना चाहते हैं। लेकिन 2016 में पूर्व सीएम हरीश रावत ने तो केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि हवाई अड्डे का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सवाल किए हैं कि भाजपा के लोग बताएं कि आखिर आदि गुरु शंकराचार्य से और पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रस्ताव से उन्हें क्या दिक्कत है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था। आज के समाचार पत्रों से पता लगा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र सरकार को जॉली ग्रांट देहरादून हवाई अड्डे का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर करने का प्रस्ताव भेजा है। ऐसा ही एक प्रस्ताव 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा भी केंद्र सरकार को भेजा गया था और उनके द्वारा भी इसे स्वर्गीय अटल जी के नाम पर करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन 2016 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर जॉली ग्रांट हवाई अड्डे का नाम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था। देहरादून के आरटीओ कार्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य कारण प्रदूषण पर अंकुश लगाना था। सेमिनार में कई स्टाइल भी लगाए गए, जिसमें तरह तरह के इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को दर्शाया गया। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि सेमिनार का मुख्य कारण यह भी था कि उत्तराखंड में पॉल्यूशन रिसर्च ग्रुप है और जिसमें छात्र पॉल्यूशन पर रिसर्च कर रहे हैं। इन सभी को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून में आम जनता को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट या सरकारी ट्रांसपोर्ट किस तरह की सुविधा दे रहा है और देहरादून में किस तरीके से डीजल के वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिकल वाहनों को लाया जाए, उस पर भी मंथन किया जा रहा है। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी देहरादून और उत्तराखंड में जो पॉल्यूशन से संबंधित रिसर्च ग्रुप हैं या रिसर्च प्रोफेसर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉल्यूशन कम करने के लिए वाहनों पर रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे डिसीजन मेकर्स जैसे हमारे मंत्री जी और हमारे सीएम साहब और ऐसे ऑफिसर जो फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे हम आरटीओ, सारे टीटीओ, इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना और ये इस पर मंथन करना कि देहरादून के अंदर जो हम ट्रांसपोर्ट सुविधा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, उसमें हम इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, ऐसे कौन से वाहन हैं जो कि इकोनॉमिकली वायबल भी हो लोगों के लिए और बहुत लंबी उनकी लाइफ स्पैन भी हो, इस पर मंथन करना। ऐसी कौन सी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, ऐसे कौन सी नई किट्स हैं जो कि पुराने डीजल वाहन को चेंज करके हम लोग सीएनजी वाहन बना सकते हैं। इन सब पर विचार करने के लिए, मंथन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर सब सर, ये सेमिनार का मुख्य उद्देश्य ये था कि जितने भी देहरादून और उत्तराखंड में जो पॉल्यूशन से संबंधित रिसर्च ग्रुप हैं या रिसर्च प्रोफेसर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो पॉल्यूशन कम करने के लिए वाहनों। पंजाब में खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल के समर्थकों की अरेस्टिंग के बाद अब उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट मोड पर है
और उधम सिंह नगर और हरिद्वार में पुलिस सघन चेकिंग के साथ सभी इलाकों में एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। अफवाह फैलाने वालों और सोशल मीडिया पर इस संबंध में भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आए दिन उधम सिंह नगर में खालिस्तान के प्रति झुकाव रखने वाले लोग चिन्हित होते रहते हैं और उधम सिंह नगर में खालिस्तान को लेकर हमदर्दी करने वाले लोगों पर कार्रवाई लगातार जारी है। जो सोशलिस्ट प्लेटफॉर्म पर इस संबंध में पोस्ट करने और शेयर करते हैं उसको पुलिस ने चिन्हित कर काउंसलिंग की है। वही मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की मुरुगेशन का कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी खालिस्तानी समर्थक किसी भी तरह से कोई पोस्ट करता है तो उस पर कार्रवाई होनी तय है। प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार प्रदेश में नाकाम दिख रही है तथा प्रदेश में चारों ओर घोटाले और भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। अपने कार्यकाल पर आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष रामबाबू मिश्रा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार जन मुद्दों पर नाकाम साबित हो रही है तथा प्रदेश में चारों ओर घोटाले और भ्रष्टाचार व्याप्त हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगार रोजगार के लिए सड़क पर हैं। वहीं आम जनमानस महंगाई से त्रस्त है। खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं। गैस सिलेंडर सस्ते की वजह महंगा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समस्त भर्तियों में हुए घोटाले की सीबीआई जांच से सरकार भाग रही है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ईमानदार है तो सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच होती है तो भाजपा के कई नेता जेल में होंगे। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सरकार की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। जब से सरकार भाजपा की हमारे देश प्रदेश में आई है, जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है। चारों तरफ महंगाई, गैस के दाम बढ़ रहे हैं, राशन के दाम बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की जाए। गैस तो इनके ऐसा हो गया है कि जब चाहते तो महीने के बाद 2 महीने बाद 50 रुपये 40 रुपये, अब आज 1150 रुपये का सिलेंडर कर दिया, जो किसी टाइम हमारी सरकार कांग्रेस की 400 रुपये का सिलेंडर था। इसी तरह से खाद्य तेल के दाम बढ़ाती चली जा रही है और यहाँ तक हमारे देश प्रदेश के लोग जो है और हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, जो नौजवान है, बेरोजगार है, इतना त्रस्त होकर पेपर लीक हो रहे हैं। कोई जांच नहीं, जांच के नाम पर जो जनता मांग करती सीबीआई जांच करो। आपकी अगर सरकार ईमानदार है, ठीक है, तो आप जांच करा दें सीबीआई से, जितने दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन उससे हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदयेश ने विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रत्येक विधानसभाओं से विधायकों से 10-10 प्रस्ताव मांगे। साथ ही शहर की बड़ी योजनाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक सुमित हृदयेश ने बताया कि उनके द्वारा लगभग 1067 करोड़ के 10 प्रस्ताव सीएम को प्रेषित किए गए हैं और उसी के आधार पर अब समीक्षा की जा रही है। विधायक ने कहा कि सबका साथ सबका विकास करने वाली सरकार से हमें उम्मीद है कि हल्द्वानी के विकास में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर ऐसा हुआ तो सरकार और सीएम दोनों को बधाई देंगे। इसके लिए सीएम से निवेदन किया जा रहा है। नहीं, देखिए, वो जो 10 विकास कार्य जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी लिखी थी कि सारे विधायक प्रस्तुत करें, तो उस श्रृंखला में हल्द्वानी के 1067 करोड़ के प्रस्ताव बने हैं। इसके अतिरिक्त रिंग रोड 2000 करोड़ की और जू 330 करोड़ के आसपास की लागत का निकला है। तो इतने विकास कार्य हल्द्वानी के हैं जो अनिवार्य हैं। रक्षिया नाला हो, कलसिया नाला हो, यहाँ पे जो शैक्षिक संस्थान हैं उनकी जो बदहाली है, चाहे अस्पतालों में जो जीर्णोद्धार के कार्य होने, तो कई सारे ऐसे विषय थे। और आईएसबीटी की मुख्यमंत्री जी कह रहे थे उन्होंने वन भूमि कहीं चयनित करी है, उसका वैसे अभी यहाँ के स्थानीय अधिकारी को कोई जानकारी नहीं है। तो देखते हैं, अभी कार्य मैं सारे प्रस्तुत करूँगा। मैं अपनी तरफ से मैं जनता को आश्वस्त करता हूँ, कोई कमी नहीं छोड़ूंगा।
प्रयासरत रहूँगा कि विकास हल्द्वानी का सर्वोच्च हो, और जो विकास करेगा चाहे किसी सरकार में हो, किसी कालखंड में हो, उस सरकार की भी बड़ाई होगी। और बिजली उपभोक्ताओं से बकाया वसूलने में बिजली विभाग जुटा है। बिजली बिल के बड़े और छोटे बकायेदारों से पिछले 4 महीने से पिछला बकाया वसूलने में जुटा है। बड़े बकायेदारों में नगर पालिका बागेश्वर, जिला अस्पताल, शिक्षा विभाग और अल्मोड़ा मैग्नेसाइट झिलौरी के नाम शामिल हैं। मार्च महीने की आखिरी तारीख तक बिजली विभाग बागेश्वर को 4.5 करोड़ रुपए वसूलने हैं। अभी तक विभाग ने 2.25 करोड़ पिछला बकाया वसूल पाया है। देखिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो रहा है तो मार्च में हमारा टारगेट रहता है कि हम जितना भी हमारा बकाया है हम उसको जो है वसूल लें। और इस बार हमारा जो है 4-5 महीने पूर्व से ही हमने इस पे मेहनत शुरू कर दी थी, तो हमारा काफ़ी बकाया जो है हमने वसूल कर लिया था। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी काफ़ी वसूल हमारा हो गया था, जैसे कि नगर पालिका से हमारा स्ट्रीट लाइट का करीब 14 लाख रुपए हमारा बकाया था, तो उनका जो है हमारा 14 लाख रुपए आ गया। और अभी पिछले 2 महीने का 3 लाख रुपए और बाकी है, वो इस महीने हमारी बात हो गई है, वो भी उसको दे देंगे। और जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसका भी हमारी बात हो गई, 3-3.5 लाख रुपए उनका भी बिल है, वो भी जमा हो जाएगा।